अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट खालिद बारी मेरा नाम है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैक्स ईयर 2025-26 ख़त्म हो चुका है। अब रिटर्न फाइल करवाने का वक्त आ गया है और हर साल हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके सवालात 3 कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 2, हमें उनसे किन बातों का पता होना ज़रूरी है। नंबर 3, उनका एक्चुअल टैक्स कितना बनता है। आज की वीडियो में मैं ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे कवर कर ताकि आपको हर बार अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। वीडियो का आखिर तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अपनी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करवाई तो आपको क्या करना चाहिए। पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। जब हम टैक्स ईयर 2025-26 कहते हैं तो इसका मतलब है वो इनकम जो आपने 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक कमाई है। FBR इसको ऑफिशियली टैक्स ईयर 2026 भी कहता है। इसकी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है। इंडिविजुअल्स और AOPs के लिए ये लास्ट डेट है, जबकि कंपनीज के लिए ये डेडलाइन 31 दिसंबर 2026 है। एक जरूरी बात, FBR हर साल डेडलाइन में एक्सटेंशन देता है और कभी नहीं भी देता। ये हर साल अलग डिसीजन होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा। जब भी ऑफिशियल एक्सटेंशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँ। फिलहाल अपनी प्लानिंग 30 सितंबर 2026 को माइंड में रख के करें। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये मैं 3 कैटेगरीज में तोड़कर आपको बता रहा हूँ, सैलरीड, बिजनेस या फ्रीलांसर और प्रॉपर्टी ओनर। अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाएं। सैलरी पर्सन के लिए एम्प्लॉयर या सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप पूरे साल की, बैंक स्टेटमेंट जुलाई 2025 से जून 2026 तक। अगर कोई विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट मिला है जैसे बैंक प्रॉफिट पे या मोबाइल पे, वो भी रखें। अगर कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल आपके नाम पे है उसकी डिटेल चाहिए। ज़कात या पेंशन कंट्रीब्यूशन का प्रूफ अगर अप्लाई होता है आप पे। बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स के लिए पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस अकाउंट का भी, और अगर पर्सनल अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन है तो वो भी। इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड जिसमें इनवॉइसेस, रिसीप्ट, और इसके अलावा अगर एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे किया है सेक्शन 147 के अंदर तो उसकी रिसीप्ट्स भी चाहिए। अगर फ्रीलांसर है और फॉरेन इनकम आती है तो फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट बैंक से लेना जरूरी है। PSCB रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर IT एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिसमें रजिस्ट्री, अलॉटमेंट लेटर या ट्रांसफर डीड। अगर प्रॉपर्टी इस साल खरीदी है या बेची है तो उस ट्रांजैक्शन की FBR वैल्यूएशन टेबल के हिसाब से वैल्यू। सेक्शन 236C और 236K के अंदर काटी हुई विदहोल्डिंग टैक्स की रिसीप्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक एक्स्ट्रा बात, नाइकोप या POC की कॉपी जरूर रखें अपने पास क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में फाइलर रेट मिलने के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। जब आप हमारे पास रिटर्न फाइल करवाने के लिए आते हैं तो हमें आपसे कुछ स्पेसिफिक सवालात पूछने होते हैं। ये समझ लें ताकि पहले से ही ऑलरेडी आप तैयार होकर हमारे पास आए ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो और ईजी हो। सबसे पहला सवाल, आपकी इनकम में मेन सोर्स क्या है। सैलरी है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी, रेंट है या इन सब का मिक्सचर है, क्योंकि टैक्स रिटर्न हर कैटेगरी के लिए अलग है। दूसरी चीज ये कि क्या आपके पास एसेट है जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, जैसे कोई पुरानी प्रॉपर्टी, गोल्ड या फॉरेन अकाउंट। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि FBR अब बैंक से डायरेक्ट डाटा लेता है और अगर कोई मिसमैच आया तो नोटिस आ सकता है। तीसरी चीज ये कि पिछले साल का रिटर्न फाइल हुआ था या नहीं। अगर पहली दफा फाइल कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन के साथ गाइड करेंगे। चौथी चीज ये कि क्या कोई एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है इस साल, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पे या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे, क्योंकि वो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट होगा। पांचवी चीज ये कि अगर आप ओवरसीज हैं तो आपका NTN पाकिस्तान में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं और आप कौन सी करेंसी में रेमिटेंस भेजते हैं। ये सवालात इसलिए जरूरी हैं क्योंकि इनकी बिना पर ही हम आपकी सही टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना गलत रिटर्न फाइल होने का रिस्क बढ़ता है और आगे जाकर नोटिस या पेनल्टी की सूरत में आ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, टैक्स कितना देना होगा। ये मैं 2 हिस्सों में बता रहा हूँ। पहले सैलरीड इंडिविजुअल्स की स्लैब, फिर बिजनेस या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स और AOPs यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस की। ये फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू अनाउंस हुई सैलरीड इंडिविजुअल्स की स्लैब्स हैं, यानी वो लोग जिनकी टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा हिस्सा सैलरी से आता है। ये 1 जुलाई
जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक इफेक्टिव है। पहली स्लैब ये है कि सालाना इनकम अगर 6 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं आपने देना। दूसरी स्लैब ये है कि 6 लाख से 12 लाख तक सालाना इनकम है तो सिर्फ 1% जो अमाउंट 6 लाख से ज्यादा है उस पर आपने देना है। अगर इनकम 12 लाख से 22 लाख तक है तो 6000 फिक्स प्लस 11% जो 12 लाख से ज्यादा है। 22 लाख से 32 लाख तक 1,16,000 फिक्स प्लस 23%। 32 लाख से 41 लाख तक 3,46,000 फिक्स प्लस 30%। 41 लाख से ज्यादा जितनी भी इनकम होगी उस पे 6,16,000 फिक्स प्लस 35% उस अमाउंट पे जो 41 लाख से ज्यादा है। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए 9% का सरचार्ज भी लगता है कैलकुलेटेड टैक्स पर। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, मतलब सालाना 12 लाख, तो टैक्स बनता है सिर्फ 6,000 सालाना, यानी 500 रुपए महाना। ये पिछले साल के मुकाबले में काफी कम है क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2025 में इस स्लैब की रेट 2.5% से घटाकर 1% कर दी गई थी। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स, सोल प्रोप्राइटर्स और एओपीज की, जिनकी इनकम सैलरी से नहीं बल्कि बिजनेस से या किसी और जराये से आती है। इनकी रेट्स सैलरीड से काफी ज्यादा है क्योंकि ये अलग स्लैब स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अगर सालाना इनकम 6 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं, 6 लाख से 12 लाख तक है तो 15% उस अमाउंट पर जो अमाउंट 6 लाख से ज्यादा है। 12 लाख से 16 लाख तक 90,000 फिक्स टैक्स प्लस 20%। 16 लाख से 32 लाख तक 1,70,000 फिक्स प्लस 30%। 32 लाख से 56 लाख तक 6,50,000 फिक्स प्लस 40%। 56 लाख से ज्यादा जितनी भी आपकी इनकम होगी उस पर 16,10,000 फिक्स प्लस 45% उस अमाउंट पर जो 56 लाख से ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 12 लाख सालाना कमाने वाले बिजनेस इंडिविजुअल्स का टैक्स सैलरीड से काफी ज्यादा बनता है, इसलिए कैटेगरी का सही तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स और एओपीज पे सरचार्ज भी सैलरीड से ज्यादा है जो कि 10% है, जबकि सैलरीड के लिए ये 9% है अगर टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। ये रेट्स जनरल गाइडेंस के लिए हैं। आपकी एग्जैक्ट लायबिलिटी, डिडक्शंस और एडजस्टमेंट हम आपके एक्चुअल नंबर्स देखकर कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी कंसल्टेशन का ही हिस्सा है। फ्रीलांसर्स का टैक्स अलग है। अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स को आईटी या आईटी एनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और पेमेंट फॉरेन करेंसी में अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल से आती है तो सेक्शन 154A के तहत आपका टैक्स इन दोनों रेट्स में से एक होता है। अगर आप पीएसईबी में यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो सिर्फ 0.25% आपकी ग्रोस फॉरेन इनकम पर फाइनल टैक्स के तौर पर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो 1%। ये रेट प्रोग्रेसिव स्लैब्स फॉलो नहीं करता, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो यही फ्लैट रेट लगता है। पीएसईबी रजिस्ट्रेशन के इतने चार्जेस नहीं हैं, इसको करवा के आप 4 गुना टैक्स कम करवा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप मेरी लॉ फर्म से रब्ता कर सकते हैं। इसलिए अगर आप फ्रीलांसर हैं और अभी तक पीएसईबी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सबसे पहला काम कर लें। एक बात ज़रूर याद रखें, ये टैक्स फाइनल होने के बावजूद आपको हर साल रिटर्न फाइल करना फिर भी ज़रूरी है ताकि आप एटीएल पर रहें। अगर आपकी इनकम लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट से आती है तो वो नॉर्मल नॉन सैलरीड स्लैब्स के अंडर आएगी जो हमने अभी डिस्कस की। फॉरेन इनकम वाले क्लाइंट्स के लिए अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं यानी साल में 183 डेज या इससे ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं तो एफबीआर आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स लेता है, सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे नहीं। लेकिन 2 ज़रूरी रिलीफ हैं। पहला सेक्शन 102 के अंडर अगर आपकी फॉरेन सैलरी पे पहले ही फॉरेन कंट्री में टैक्स कट चुका है तो वो पाकिस्तान में एग्जैम्प्ट होता है। दूसरा सेक्शन 103 के अंदर अगर आपकी कोई और फॉरेन इनकम है जैसे बिजनेस प्रॉफिट, प्रॉपर्टी या डिविडेंड और उस पर फॉरेन टैक्स पहले ही पेड है तो आपको उसका टैक्स क्रेडिट मिलता है पाकिस्तान वाली लायबिलिटी में। ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक और ज़रूरी बात, नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आने वाली रेमिटेंसेस एफबीआर जनरली सोर्स नहीं पूछता, लेकिन बड़ी अमाउंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन रखना ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में कोई मिसमैच ना आए। हर केस की डिटेल्स डिफरेंट होती हैं, इसलिए फॉरेन इनकम वाले क्लाइंट्स हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इनकम की। वफाकी लेवल पर यानी एफबीआर की तरफ से एग्रीकल्चर टैक्स से एग्जैम्प्ट है, लेकिन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और पंजाब में पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 1997 के अंदर सेपरेट टैक्स लगता है जो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ना कि एफबीआर। यहाँ एक ज़रूरी बात समझ लें,
इस साल पंजाब असम्बली के स्पीकर ने एक रूलिंग दी है कि फिस्कल ईयर 2025-26 के रिवाइज्ड एग्री टैक्स रेट्स की नोटिफिकेशंस को प्रॉपरली असम्बली के सामने नहीं लाया गया था, इसलिए उन्हें नल एंड वॉइड करार दिया गया। मतलब अभी इस वक्त एग्जैक्ट रेट्स और थ्रेशोल्ड में लीगल अनसर्टेनिटी है, इसलिए मैं यहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दे रहा। एक ज़रूरी बात, ये सारे रेट्स सिर्फ एक्टिव टैक्स पर यानी कि फाइलर्स के लिए हैं। अगर आप ATL पर नहीं हैं तो हर ट्रांजैक्शन पे बैंक प्रॉफिट हो, प्रॉपर्टी हो या व्हीकल हो, आपको डबल या उससे ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इसलिए रिटर्न फाइल करवाना सिर्फ टैक्स देने का मसला नहीं बल्कि अपनी ओवरऑल कॉस्ट बचाने के लिए मसला भी है। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुन लें, फाइनेंस बिल 2026 के थ्रू हुकूमत ने ATL सरचार्ज में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। पहले अगर आप डेडलाइन मिस कर देते थे तो सिर्फ 1000 रुपये का सरचार्ज देकर वापस ATL में आ जाते थे। अब ये सरचार्ज 1000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है इंडिविजुअल्स के लिए, जबकि AOP के लिए ये 10,000 से 50,000 और कंपनी के लिए 20,000 से 1 लाख हो चुका है। यानी अगर आपने 30 सितंबर 2026 की डेडलाइन मिस की और बाद में फ़ाइल किया तो ATL में वापस आने के लिए 25,000 रुपये का सरचार्ज देना पड़ेगा। इससे पहले वाले 1000 के मुकाबले में 25 गुना ज़्यादा है। इसलिए टाइम पे रिटर्न फाइल करवा लेना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं करवाया तो जितनी जल्दी हो सके करवा लें, क्योंकि सितंबर के करीब IRS पोर्टल पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है और लास्ट मिनट में मसाइल आ सकते हैं। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है, आप मैसेज करके अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अगली वीडियो में मिलते हैं।